हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जी के ट्रिक्स में। कल हमने जाना था अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष वर्ण कौन से होते हैं। आज हम हिंदी वर्णमाला के कुछ और बेसिक्स जानेंगे जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण हम मात्रा के आधार पर 3 भाग में करते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक, मूल स्वर और छोटा वर्ण कहते हैं क्योंकि इसमें एक मात्रा होती है। ये मूल स्वर कहलाता है और सबसे छोटा होता है। ह्रस्व स्वरों में अ, ई और उ ये तीनों ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। कहीं कहीं री भी लिखा मिलता है, लेकिन हिंदी में री ह्रस्व स्वर नहीं है। अगर आपको 4 लिखा दिखाई दे तो वह संस्कृत के आधार पर होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है और ऑप्शन में 3 नहीं है तो 4 भी ठीक होगा। अब बात करते हैं दीर्घ स्वरों पे। दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक संधि स्वर भी कहते हैं क्योंकि इसमें 2 मात्रा होती हैं। इसमें मुख्य रूप से बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। इसका आप देख रहे हैं ये 2 स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए ये संधि स्वर और द्विमात्रिक कहलाते हैं। इनमें से पहले 3 यानी कि बड़ा आ, बड़ा ई यानी और बड़ा ऊ, ये तीनों सजातीय स्वर भी कहलाते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय स्वर है, क्योंकि दोनों छोटा आ से मिलकर बना है बड़ा आ, दोनों छोटा ई से मिलकर बना है बड़ा ई और दोनों छोटा ऊ से मिलकर बना है बड़ा ऊ, इसीलिए ये सजातीय स्वर कहलाते हैं। अभी हमने बात करी कि दीर्घ स्वरों के कौन कौन से नाम हैं। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विमात्रिक स्वर कौन सा है या संधि स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है। इसी तरीके से अब तीसरा है प्लुत। तो जिन वर्णों में 3 मात्रा होती है वो प्लुत कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं जैसे ओम लिखा है, इसमें बीच में एस लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ 3 मात्रा है क्योंकि ये लंबा खिंच रहा है। ये प्लुत स्वर का उदाहरण है। तो स्वरों के 3 प्रकार हो गए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इनके आपको नाम, इनके कौन कौन से वर्ण हैं, इनके कौन कौन से नाम हैं, ये तीनों पता होने चाहिए। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी है। कहीं कहीं स्वरों की संख्या 11, कहीं 10, कहीं 12 मिलती है। तो हिंदी में स्वर कुल 11 हैं अगर हिंदी वर्णमाला के अनुसार देखा जाए। इसमें आप स्वर देख रहे हैं, इसमें अ भी एक आगत स्वर होता है क्योंकि अ ये विदेशी भाषा का स्वर है, लेकिन अभी हिंदी में प्रयोग होने लगा है तो अ भी एक हिंदी स्वर के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से कुल 11 हिंदी स्वर होते हैं। तो हिंदी में 11 और संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। इसके अलावा कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि अम और अहा क्या ये भी स्वर हैं। तो नहीं, ये स्वर बिल्कुल नहीं है, ये अयोगवाह कहलाते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है कि अम और आहा को अयोगवाह किसने कहा है। तो किशोरदास वाजपेयी द्वारा अम और आहा को अयोगवाह कहा गया है। तो अभी हमने स्वरों की संख्या पे बात कर ली है। हिंदी के स्वर 11 हैं, संस्कृत में 13 हैं। और अगर हिंदी में स्वर मात्रा की बात की जाए तो 11 नहीं 10 होगी, क्योंकि छोटा आ यानी कि अनार वाले की कोई मात्रा नहीं होती है। तो इस प्रकार से स्वर मात्रा 10 होती है। स्वर मात्रा 10 और स्वर टोटल 11। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं पहले उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वो ह्रस्व कहलाते हैं और जिनमें अधिक समय लगता है वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। तो तीनों ही ह्रस्व स्वर हैं। हिंदी में केवल 3 ह्रस्व स्वर हैं, अ, ई और उ। इसके अलावा जो है स्वर वो दीर्घ स्वर हैं। इसमें बड़ा आ, औ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये कुल 8 हैं। संख्या याद रखनी है, ह्रस्व की 3 है और दीर्घ की 8 है, तो कुल मिला के हो जाती हैं 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर ग्रहित स्वर है। जी हाँ, इसका राइट आंसर है औ जो है ये ग्रहित स्वर कहलाता है क्योंकि ये विदेशी भाषा से लिया गया स्वर है। अब बात कर लेते हैं व्यंजनों की। तो व्यंजन किसे कहते हैं।
तो जो परिभाषा हमने स्वरों की देखी थी उसके विपरीत होती है व्यंजनों की। स्वरों की परिभाषा हमने देखी थी कि जो बिना किसी बाधा के सतत उच्चारण के बोले जाते हैं। इसी का विपरीत हो जाएगा कि जो सतत उच्चारण में नहीं बोले जा सकते, कहीं ना कहीं बोलने में बाधा आती है, वो कहलाता है व्यंजन। व्यंजनों में सबसे पहले होते हैं स्पर्शी व्यंजन। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये कुल मिला के हो जाते हैं 25। इनके उच्चारण स्थान पे हमने पहले ही बात कर ली है, आप प्रीवियस वीडियो में उसको देख सकते हैं जहां हमने संस्कृत के सूत्रों से इनके उच्चारण स्थान याद करे थे। नेक्स्ट है अंत्यस्थ व्यंजन। तो य, र, ल और व ये अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है र कौन सा व्यंजन है, तो इसमें आपको ऑप्शन में दिया होगा स्पर्श, ऊष्म, आगत या अंत्यस्थ। तो इसीलिए य, र, ल, व एक लाइन से याद रखना है, ये चारों ही अंत्यस्थ व्यंजन है। ये 4 हो गए। इसके बाद 4 होते हैं ऊष्म। तो श, श, स और है, ये तीनों श और ह, ये चारों मिला के कहलाते हैं ऊष्म। ऊष्म इसीलिए क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं तो मुख से एक गर्म हवा निकलती है, गर्म वायु, तो इसलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। इनके संयुक्त किस प्रकार से बने हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे श आधा क और श से मिलके, त्र आधा त और रा से मिलके, ऐसे ही ज्या आधा ज और इया से मिलके और श्रा। तो इसमें जो पहला वर्ण आधा होता है और दूसरा पूरा होता है, तो 4 हो गए संयुक्त। इसके बाद 2 होते हैं अयोगवाह। अम और आहा ये 2 हो गए अयोगवाह और बचे 2। तो 2 होते हैं उक्षिप्त व्यंजन। इसे गौण व्यंजन भी बोलते हैं। ये ड और ढ, इनके नीचे बिंदु लगी है। ये स्पर्शी व्यंजन जैसे ही हैं लेकिन इनके नीचे बिंदु है, ये उक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ये कुल मिला के टोटल होते हैं 52। तो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जो हमने कल करा था हम उसके आधार पर भी क्वेश्चन करेंगे ताकि वो पिछला टॉपिक भी रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन है क का महाप्राण क्या होता है? जी हाँ, क का महाप्राण होता है ख। ऐसे ही ग का महाप्राण होता है घ और जो 5वां बचता है ड़, ये होता है अल्प। तो हमने ऐसे ही याद करा था, पहला, तीसरा, 5वां होता है अल्प और दूसरा और चौथा महा। तो पहले वाली लाइन का दूसरा महा होता है और तीसरे वाली लाइन का चौथा महा होता है। य, र, ल, व अल्प होते हैं और श, श, स है ये महा होते हैं। ये हमने कल ही देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झ का अल्प प्राण क्या होता है? इसका राइट आंसर है ज। झ का अल्प होता है ज और ज का महा होता है झ। पहले हम अल्प को महा कर देते हैं और अगर महा पूछा जाए तो उसी का उल्टा अल्प हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न, म, र, ल इनका महाप्राण क्या होता है? ये चारों ही अल्प प्राण हैं, इनका महाप्राण बताना है। तो जी हाँ, ये हिंदी के नए व्यंजन हैं। आधा न और ह, नह, मह, रह और लह। जैसे आपने कान्हा, कन्हाई, कुंदन, कुल्हाड़ी आदि शब्द पढ़े हैं, वो इन्हीं अल्प के महाप्राण हैं जो हिंदी के नए व्यंजन हैं। लेकिन पुरानी किताबें चले आने के आधार पर इनको अभी नए तरीके से ऐड नहीं किया गया है, लेकिन ये हिंदी के नए व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से हैं? जी हाँ, ये सभी अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। इनके अलावा बचे हुए निरानुनासिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क का घोष वर्ण कौन सा होता है? तो कल हमने जाना था कि पहली लाइन और दूसरी लाइन अघोष होती है और बाकी 3 सघोष होती है। तो क का घोष होता है ग, ख का होता है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये कि हिंदी में कौन से व्यंजन ताड़न जात कहलाते हैं? तो ड और ढ ये उक्षिप्त और ताड़न जात दोनों कहलाते हैं। तो आज हमने काफ़ी सारा इस बेसिक्स के बारे में समझ लिया है। कई सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं और जिस एग्ज़ाम में हिंदी आती है उसमें डेफिनेटली आती हैं, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। तो मिलते हैं हिंदी की ही एक ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में। धन्यवाद।